समझे? तो पहला तो उनका जो एफिडेविट जो पहले दिया हुआ है, उस एफिडेविट को वापस करने की स्थिति में है, जिसमें वो झूठ एफिडेविट दिया है, झूठा एफिडेविट, अब नहीं, जिसमें नहीं, अब नहीं है। फिर अगर अभी झूठ होगा तो फिर एपीपी आरोपी बनेगा ना। फिर मैंने कोर्ट में बोला, फिर से वो गलती रिपीट किया तो फिर पीपी आरोपी रहेगा। नहीं, वो कैसे कहेगा कि 28 साल हमने अपने एज को बता दिया? वो कैसे कहेगा कि हम एमएलए नहीं हैं? उसमें जिक्र नहीं किया ना। अरे उनको इंडिया का लॉ लागू नहीं पड़ता ना। आप समझे क्या? नहीं समझे तो सर, हम इतना ही समझे कि सीधे उठा के जेल जाना है उसको। भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, आप कोर्ट में लिखित दे रहे हैं कि हम एमएलए नहीं है, जबकि वो है। वो 35-33 साल का है, वो 28 साल अपनी उम्र बता रहा है। ये मिस्टेक तो नहीं हो सकता ना सर? अभी छोड़ दीजिए, हम कहते हैं 2 मिनट के लिए वो रेप में शामिल है, मर्डर में शामिल है, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एफिडेविट पेश किया है कोर्ट के सामने, उसमें वो लिख रहा है कि हम एमएलए है ही नहीं, जो कि वो है। अरे पर वो बड़ा नहीं है ना, सिर्फ 7 साल ही सजा है ना, उसमें वो कोई बड़ा मसला नहीं है ना। हाँ, तो 7 साल की तो सजा होगी ना, वो अलग होगी ना। हाँ, वो अलग, क्यों इसका कोई, वो अलग होगी ना, वो केस तो अलग है। वो कोर्ट से फ्रॉड है। वो ऑफिस ये नहीं चलता है, उसमें स्टेट पार्टी नहीं रहता है, उसमें कोर्ट फिरियादी बनता है उसमें। अच्छा, अब मैं जरा वो दृश्य देखना चाहता हूं। आप ये कह रहे थे कि आज कोर्ट में बड़े सारे लोग थे, तो शैलेंद्र नगरकर भी थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी थी, और चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी थे, और आप कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी से भी लोग आए हुए थे, चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय से भी लोग थे, सीबीआई के भी लोग थे। तो जब 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 ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये आर्ग्यू किया गया कि साहब शैलेंद्र नगरकर को अगर रखना है तो रखिए वो पिटीशन में, मुझे हटा दीजिए, तो शैलेंद्र नगरकर के चेहरे की प्रतिक्रिया क्या थी? आप ना जितने वकील थे उनको पूछ लीजिए, ऐसा फ्यूज हो गया चेहरा, गॉड। मतलब और क्या है, मैंने जज साहब को बोला, उसके सामने बोला, मैं साहब अगर आप मुझे सुनोगे ना, इसको कोर्ट से जेल में भेजोगे, इतना बड़ा क्रिमिनल है। डायरेक्ट प्रूफ है ना, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है ना, और तो कुछ उसके रिकॉर्डिंग अभी तो दिए नहीं हमने कोर्ट में। अच्छा, स्ट्रेट अवे आपने कहा कि ही इज ए क्रिमिनल, मैंने इन फ्रंट ऑफ जज। अरे वो अपने एफिडेविट में लिखा है ना क्रिमिनल है, आप इसको डायरेक्ट कोर्ट से जेल में भेजोगे, अब इससे ज्यादा क्या बोले? तो उस पर कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट हंसने लगा। बोले ठीक है, सुनेंगे उस पर भी सुनेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें से कोर्ट क्यों मुस्कुराने लगे? कोर्ट इस बात पर मुस्कुराने लगे कि देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जिसके बारे में खड़ा हुआ है, उसको कह रहा है कि जेल भेजो, मुझे छोड़ दो। इस मुद्दे पर हंसने लगे? किस मुद्दे पर हंसने लगे वो? नहीं, वो उस मुद्दे पे नहीं, बाकी वो उस पे सीरियस हो गया था कोर्ट। मैंने लगा कि ये इसने इतना मतलब ब्लंडर करके रखा है कि आप मेरे को सुनोगे तो उसको सीधा जेल में भेजोगे। कोर्ट ने बोला ठीक है ना, पूरा मेरिट पे सुनेंगे, आपको सुनेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हुआ। इतने दिन के वो पूरा खींचतान के बाद में अभी जाकर ये एक सही एकदम इस पॉइंट पे आ गया कि अब मिस्टर आदित्य ठाकरे और सरकार दोनों को जवाब देना, और सरकार की स्थिति बहुत ज्यादा सीरियस है। हाँ, क्या सीरियस है जरा वो बताइए, क्योंकि मेरी भी दिलचस्पी है और जनता भी जानना चाहती है, जरा बताइए। सरकार को जवाब देना है रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच के चैट्स क्या है। फिर जवाब देना है कि आदित्य ठाकरे के मोबाइल टावर लोकेशन कहाँ है। फिर जवाब देना है सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ। फिर जवाब देना है आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। रिया, आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य, ये सब तीनों ड्रग्स के बिजनेस करते हैं। रिया का और आदित्य का कनेक्शन है, रिया का डीनो मौर्य का कनेक्शन है, डीनो मौर्य आदित्य ठाकरे पार्टनर है। ये जो नारकोटिक्स ब्यूरो के फोन सर्विलेंस में और जो चीजें, मैं तो आपको 1% बता रहा हूं, जो 99% 99% है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, पूरा एफिडेविट पे देना है। फिर एफिडेविट देना। और इस पर एक और बात कहना पड़ेगा कि युवा कार्यक्रम,
बूढ़ा कार्यक्रम बना करके, ऑर्गेनाइज करके, मीडिया को मैनेज करके, जो भी होता है, इन्फ्लुएंस करके, जो भी होता है, इन्फ्लुएंसर बन करके सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दिया, ये कहवाया जाता है। वो भी है, वो भी है इसमें। जो 2-4 मीडिया जो हमने जो मीडिया के नाम दिए है, मीडिया का इन्वेस्टिगेशन करके ये आप करोगे कि सीबीआई को देना, वो भी प्रेयर है 8109 में। आज वो भी सब विषय, वो आपको हर पॉइंट पे जवाब देना है, समझे? तो शैलेंद्र नगरकर भी आने वाले दिनों में हाथ खड़ा कर देगा, क्योंकि उसको ये कुछ आता ही नहीं है, ये रिप्लाई कहां से देगा? जो जिन सारे सवालों को आपने कहा है रिप्लाई देने के लिए, उसके लिए तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। हमारा तो बहुत क्लियर है। आप मई के समझो, जून महीने से जुलाई से समझो, 2 जुलाई से आप डेट मांगे। आज कितना आ गया? 30 सितंबर। अभी आपको लास्ट फाइनल चांस दे दिया, जिसको जो रिप्लाई, जितने अर्जी, जो पॉइंट पे देना है। और ना 2 जुलाई से ये भाग क्यों रहे थे? इनको 8109 करके आए हैं और ये नगरकर को कस्टडी में लेने का आए हैं, वो पॉइंट पे जवाब नहीं देना है और ये टालना चाह रहे थे। आज ऐसा डेडलॉक हो गया कि या तो हियरिंग करो, नहीं तो फिर ऑर्डर में आएगा कि आपको ये रिप्लाई देना है, नहीं देना है, सारा उस इसमें आएगा। तो अभी जान बचाने के लिए तो मरता क्या नहीं करता। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है हम ये कर देते हैं। रिप्लाई की इस पे राइटिंग में ऑर्डर आ गया, या तो रिप्लाई एफिडेविट दो, नहीं तो कोर्ट बोलेगा तुम हमको बहुत घुमा रहे हो, सीधा मैटर अभी सीबीआई को चलता है। रिप्लाई एफिडेविट देने से पहले एफआईआर करना है। जितना लॉ मुझे समझता है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के लॉ बना दिया है। और खास करके सेम केस दिशा सालियान के जैसे, उसमें भी लॉ बना दिया है। आपके एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के इसमें कुछ भी आइए, आप कंक्लूजन लेकर आइए कि कोई मर्डर नहीं है, कोई रेप, कुछ भी लेकर आओ, उसके बेस पे आप गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर करने से नहीं रोक सकते, एफआईआर करना ही पड़ेगा। एक जिसने एफआईआर नहीं किया उसको आपको आईपीसी 166A में उसके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा उस पुलिस ऑफिसर पे। और तीसरा, शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट झूठा है। आपको अगर इंक्वायरी में मालूम पड़ता है तो सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वो अर्जी लगाए कि नगरकर को प्रोसिक्यूट करे, वो सरकार को रिपोर्ट दे कि नगरकर को डिसमिस करो, सस्पेंड करो। ये सरकारी वकील की जिम्मेदारी है। तो अभी सरकार को अभी एकदम इसमें आ गई है, क्या बोलते, तो कॉर्नर हो गई है पूरा।